चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ये हमारा सेकंड टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, टेंजिबल कॉस्ट और इनटेंजिबल कॉस्ट। चलो, कॉस्ट और बेनिफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको टू टाइप ऑफ कॉस्ट में मेजर कर सकते हैं। पहला होता है टेंजिबल कॉस्ट और दूसरा होता है इनटेंजिबल कॉस्ट। नाम से स्पष्ट हो रहा है टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल कॉस्ट वह कॉस्ट होता है जिसकी वैल्यू को हम एक्यूरेट डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्यूरेट डिटरमाइन करने का मतलब, जैसे हमको 1000 रुपीज अगर प्रॉफिट होने वाला है तो हमको 1000 ही प्रॉफिट होगा। हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं कि हाँ, इसमें हमको 1000 प्रॉफिट होगा, इसमें हमको 2000 प्रॉफिट होगा, इसमें हमको 1050 प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें आती है टेंजिबल कॉस्ट में, ठीक है। दूसरा होता है इनटेंजिबल कॉस्ट। इनटेंजिबल कॉस्ट में क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जिसकी वैल्यू को हम एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर पाते। एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर पाते मतलब हम उसका एक क्या बोला जा सकता है कि एक ना, हाँ, पॉसिबिलिटी के वे पे हम इतना उसमें अनुमान लगाते हैं कि हाँ, हमको 1000 रुपीज इसमें बेनिफिट मिल सकता है, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल कॉस्ट। कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सिस्टम फेल हो रहा है। मान लो आपके पास एक पीसी है, ठीक है, पीसी है, लैपटॉप है, कुछ भी चीज है, आपका उस पीसी या लैपटॉप में कुछ एरर आ गया, कुछ हार्डवेयर वगैरह हुआ, फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। सामने आपने शॉपकीपर वाले को दिया, वेंडर को बनाने के लिए दिया, वेंडर को भी समझ नहीं आ रहा है कि उसमें रियल प्रॉब्लम क्या है। तो वेंडर क्या करेगा, बताएगा आपको कि अप्रोक्सीमेट इसमें 3000 रुपीज का खर्च आ सकता है। वो क्या बोल देगा, पहले से वो बोल देगा कि अप्रोक्सीमेट, मतलब इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। ये होता है आपका इनटेंजिबल कॉस्ट, ठीक है। दूसरा चीज ऐसा होता है, जैसे मान लो आपका जो लैपटॉप या पीसी है उसका डिस्प्ले उड़ गया। अब डिस्प्ले उड़ गया है तो डिस्प्ले बनवाने का 6000 लगेगा, ये आपका कंफर्म है। दो टाइप के डिस्प्ले आते हैं, एक डुप्लीकेट रहता है, एक ओरिजिनल। डुप्लीकेट डिस्प्ले बनवाने का 6000 और ओरिजिनल डिस्प्ले बनवाने का 12000 कॉस्ट लगेगा। ये एक फिक्स अमाउंट होता है, तो इसको बोलते हैं टेंजिबल कॉस्ट और इसको बोलते हैं इनटेंजिबल कॉस्ट, जिसमें हमको एकदम एक्यूरेट वे में पता नहीं रखना कि कितना हमको इसमें कॉस्ट लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेथड। ध्यान से देखना, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन मेथड का फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेट बेनिफिट मेथड। ये सारे जो मेथड है वो क्या है, मेथड है ये किसी भी, हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर ले रहे हैं अपने हाथ में तो उसमें कितना हमको प्रॉफिट होने वाला है, उस टाइप का कुछ एक निकालने का फॉर्मूला होता है इन सब में। तो नेट बेनिफिट मेथड में देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे आप ऐसा ही निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट सबने निकाला होगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना। सेम टू सेम वही टाइप, वही एक मेथड होता है, एक न्यूमेरिकल मेथड होता है कि हम नेट बेनिफिट मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल कॉस्ट को टोटल बेनिफिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। टोटल जो कॉस्ट होता है उसको टोटल बेनिफिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इजी मेथड होता है। नेट बेनिफिट मेथड जो होता है सबसे पहला और सबसे इजी मेथड होता है। इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला है और जो कॉस्ट हमको लगा है उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको हमारी प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब इसको बनाने में, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज, इसका एडवांटेज एक होता है कि इसमें क्या होता है, इस कैलकुलेशन का यूज करके हम फ्यूचर में आने वाले कॉस्ट को भी
कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर में अगर इसमें और ज़्यादा कॉस्ट लगने वाला है तो हम इसमें वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो हम उसको भी आसानी से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है, नेट बेनिफिट एनालिसिस का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें F किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? F है फ्यूचर वैल्यू। लिख लेना इसको ना, फ्यूचर नेट बेनिफिट एनालिसिस आएगा तो इसको लिखना पड़ेगा। मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप नोट्स ले लीजिएगा। फ्यूचर वैल्यू है F, P क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। ये इसमें लिख सकते हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू भी यही होता है और इसको कॉस्ट भी बोला जाता है। आप चाहे कॉस्ट के रूप में आए चाहे फ्यूचर वैल्यू के रूप में आए, दोनों चीज सेम रहती है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर। सेम एज इट इज है जो हम लोग वो लाभ हानि वाला जो चैप्टर 12th में आप पढ़े होगे, जो भी मैथमेटिक्स लिया होगा, वो लाभ हानि वाले चैप्टर में सेम एज इट इज यही चीज रहती है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा ये बदल दिया गया है और कुछ नहीं है। तो सेम चीज है, F इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, P इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, अगर 3000 रुपीज खर्च होते हैं इन लास्ट 3 ईयर, अगर 3000 रुपीज खर्च होते हैं इन लास्ट 3 ईयर्स एट 10% रेट, 10% रेट पर अगर 3000 रुपीज लास्ट 3 ईयर से खर्च होते हैं तो इसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? ये आपका एक क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर 3000 रुपीज खर्च होते हैं मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ, प्रेजेंट वैल्यू हुआ हमारा 3000 रुपीज। आर ऑलरेडी दिया हुआ है 10% रेट के हिसाब से। एन इज इक्वल टू दिया है पास्ट 3 ईयर बोल रहा है, मतलब 3 ईयर के हिसाब से। हमको क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू मीन्स एफ हमको निकालना है। सी चीज है, इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा? P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P इज इक्वल टू 3000 दिया है, 1 प्लस R की वैल्यू 10 अपॉन 100, n की वैल्यू सॉरी 3, n की वैल्यू दी है 3 ईयर्स। अब इसका पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इसको ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1110 अपॉन 100, इतना ही आएगा। 1110 अपॉन 100, जीरो और जीरो इसमें कट रहा है, कटा दो। अब क्या करना है आपको? 3000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, क्योंकि पावर 3 है, अपॉन में क्या जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे है, तीनों जीरो कटा दो। आपको क्या करना है? 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3, ये आप कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है। फिर से लिख दे रही हूँ, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3, आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा 3993 रुपीज। ये हमारा हो गया फ्यूचर इंटरेस्ट, हमको फ्यूचर में इतना इंटरेस्ट मिलेगा।
या इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो आपकी क्वालिटी और उसके प्रेजेंट फ्यूचर के अकॉर्डिंग होता है। तो ये है आपका नेट बेनिफिट एनालिसिस का एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस। प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है, देखो अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए था, नेट बेनिफिट एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम में कंप्लीट हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू को देखकर फ्यूचर वैल्यू का बेनिफिट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, एक भी आप बताती हूँ, देखो क्यों नहीं निकाल सकते। जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लॉन्ग टाइम में कंप्लीट हो रहा है, मान लो 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। अभी प्रेजेंट में हमने जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेस किया है या जितना भी मटेरियल हमने परचेस किया है वो मान लो मैं 1997 के हिसाब से परचेस की हूँ, ठीक है, 1997 ईयर है मान लो एक, तो उसके हिसाब से मैंने अभी प्रेजेंट में जो भी वो है उसको परचेस किया है, जो भी मटेरियल मेरे को लगने वाला है। लेकिन आफ्टर 10 ईयर हो सकता है कि जो मैं मटेरियल यूज कर रही हूँ उसका कॉस्ट बढ़ जाए, तो मुझे उस हिसाब से बेनिफिट चाहिए, तो मैं इसको नेट बेनिफिट एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है जिसमें जो वैल्यू होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वो उतनी ज्यादा अप डाउन नहीं होती है। लेकिन अगर 10 ईयर 20 ईयर्स का गैप रहता है तो 10 और 20 ईयर्स में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। तो बेसिक सी बात है कि 10 to 20 ईयर्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये क्या करता है, कॉस्ट व बेनिफिट को भी कैलकुलेट करता है और प्रेजेंट वैल्यू को देखकर कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर N। ये होता है सेम वही फॉर्मूला है ना, मैं क्या फॉर्मूला बताई थी, F इज इक्वल टू P R अपॉन 100 का पावर N, ठीक है। अब इसमें मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं बेसिक क्या करूंगी, ये जो F है इतना पूरा जो मेरा तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि P इंटू इतना पूरा एरिया है तो ये मेरे अपॉन में चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू F अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर N, ठीक है। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम नेट बेनिफिट एनालिसिस का ही फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल है, सपोज बोल रही हूँ ना, सपोज दैट द एवरेज फ्यूचर एनुअल बेनिफिट इज 1500 फॉर 4 ईयर। क्या बोल रहा है, अगर फ्यूचर एवरेज एनुअल बेनिफिट है 1500, फ्यूचर बोल दिया है ना, फ्यूचर एनुअल बेनिफिट इज 1500, मतलब ये एफ को है फॉर 4 ईयर लाइफ ऑफ सिस्टम, फॉर 4 ईयर लाइफ ऑफ सिस्टम, मतलब कि ये n इज इक्वल टू क्या डिनोट कर रहा है, 4 ईयर। फिर द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड टुडे वेयर एज द बेनिफिट आर इन फ्यूचर, रेट इज इक्वल टू 10%। इतना हमको दे दिया है, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। फ्यूचर में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रेजेंट के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट का पूरा लेखा जोखा निकालेंगे, उसके बाद हमको हमारा फ्यूचर बेनिफिट पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, P इज इक्वल टू F की वैल्यू 1500, 1 प्लस R की वैल्यू 10 अपॉन 100 का पावर 4, ठीक है। इसके आगे इरेज करके बताती हूँ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज 1500 और उसमें 1 अपॉन 100 का पावर 4, तो ये कट गया 11 अपॉन 10, ये हुआ 11 अपॉन 10। उसके बाद क्या होने वाला है,
P इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है 1500। अब देखो बटे के बटे में अगर कुछ चीज होता है, मतलब अपॉन के अपॉन में अगर कुछ चीज होता है तो जो सेकेंड अपॉन होता है उसके नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो ऊपर चला जाता है। तो 1500 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि पावर 4 है इसलिए 4 बार मैंने लिख दिया। उसके बाद अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये पूरा आप कैलकुलेट करिएगा। अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू 102739, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 102739। ये आपका होता है प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस का मेथड, उसको बनाने का टेक्निक है ये प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस को।